बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत से पाठ 2 बचपन। इस पाठ की लेखिका हैं श्रीमती कृष्णा सोबती जी। उन्होंने अपने बचपन के माध्यम से हम सभी के बचपन के बारे में बताने की कोशिश की है। तो लेखिका कहती हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी मैं तुम्हें अपने बचपन के बारे में बताऊंगी। मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। यानी वो कह रही कि मैं तुम्हारी दादी या नानी की उम्र की भी हो सकती हूँ, और बड़ी बुआ और बड़ी मौसी भी। बुआ मतलब पिताजी की बहन और मौसी मतलब माताजी की बहन, और जीजी का मतलब दीदी, यानी परिवार में इन्हें सब लोग दीदी कहते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। यानी ये अपने आप को उम्र में बड़ी महसूस करने लगी हैं, क्योंकि इनकी उम्र अब ज़्यादा हो गई है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष का समय, यानी 1901 से लेकर सन 2000 ईस्वी तक का समय 20वीं शताब्दी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब 21वीं शताब्दी चल रही है। कह रहे मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। अब इनके कपड़े पहनने के तरीके बदल गए हैं। पहले ये जब छोटी थी तो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, कुछ नीले कपड़े, कुछ जामुनी यानी जामुन के रंग के, ग्रे, काले या चॉकलेटी। लेकिन अब इनका मन होता है कि हम कुछ हल्के कपड़े पहने, सफ़ेद रंग के। अब गहरे रंग के नहीं पहनने का मन करता है। मैंने पिछले दशकों में, दशकों का मतलब होता है 10 वर्ष का समय, जिसको इंग्लिश में डेकेड्स कहते हैं, उनमें मैंने तरह तरह की पोशाकें यानी कपड़े पहने। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तरह तरह के, जैसे बच्चे, छोटी बच्चियां अलग अलग तरह के कपड़े पहनती हैं, वो सब इन्होंने पहले पहने थे। बचपन के कुछ फ्रॉक तो इनको अभी तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। तो इस प्रकार इन्होंने अलग अलग तरह के कपड़े पहने हैं। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। जो फ्रॉक है उस पर चुन्नट यानी जो सिमटे पड़े होते हैं उनको कहते हैं, और फ्रिल जो है, फ्रिल झालर को कहते हैं। बच्चों की फ्रॉक पे अलग अलग तरह की झालर लगी होती है, उसे फ्रिल कहते हैं। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में रंग बिरंगे रिबन का चलन था। रिबन यानी फीता। पहले बच्चे फीते बांधते थे, खास करके लड़कियां बालों में फीता बांधती थी और रुमाल भी रखती थी। लेमन कलर का यानी नींबू वाले कलर का बड़ी बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक, जिसके नीचे फर टकी थी। फर यानी वो गरम कपड़ा जो जाड़े में पहनने के लिए गरम कपड़ों के नीचे लगाया जाता है। 2 ट्यूनिक भी याद हैं। ट्यूनिक का मतलब जो कंधे से लेके घुटने तक की पोशाक होती है, उसे ट्यूनिक कहते हैं। एक चॉकलेट के रंग की थी और अंदर की कोटी प्याजी यानी प्याज के रंग की। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी ग्रे कलर की थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। स्टॉकिंग जो लंबे मोजे होते हैं, घुटनों के ऊपर तक पहने जाते हैं, और ये कह रही हैं कि मुझे वो सब याद है। और ये भी बता रहे हैं कि बचपन में इनको अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। घर वालों ने इसको सख्त रूप से मना कर रखा था। हम सब बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। इतवार यानी रविवार, संडे को इनको ये काम दिया जाता कि मोजे धो, अपने जूते पॉलिश करो, और जब ये जूते पॉलिश करने के बाद कपड़े से या ब्रश से रगड़ते थे तो पॉलिश चमकने लगती थी। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता। अब ये किसी सर्वर नाम के बच्चे को अपनी कहानी सुना रही हैं। कोई इनके रिश्तेदार में, कोई इनके नाती या कोई इनका पोता हो सकता है, छोटा बच्चा, जिसको ये कहानी सुना रही। अब नए नए किस्म के शू यानी जूते आ चुके हैं, और जो आरामदायक हैं। हमें जो जूते मिलते थे वो
कड़े होते थे, उनको पहनने में हमारे पैर में छाले पड़ जाते थे। तो हम क्या करते थे, जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते थे। जूता अगर अंदर से काटने लगा तो हमने रुई मोजे के अंदर डाल दी। अब हमारे और तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका। ये देखिए लेखिका, इतनी बड़ी लेखिका हैं कि ये अपनी लाइब्रेरी में बैठ के कुछ लिख पढ़ रही हैं। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। शनिचर यानी शनिवार, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। ऑलिव ऑयल जो है जैतून का तेल होता है एक, और कैस्टर ऑयल एरंड का तेल होता है। ये क्या करते हैं, पेट को साफ करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जब कब्ज हो जाती है, पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, खाना ढंग से पचता नहीं है और पेट साफ नहीं होता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो हर शनिवार को इन्हें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ये बहुत मुश्किल काम था इनके लिए, क्योंकि वास्तव में वो जो तेल होता है उसकी बहुत ही खराब दुर्गंध होती है, और इनको शनिवार को सुबह से ही वो खराब गंध आने लगती थी। और इसको पीने के लिए छोटे शीशे के गिलास बनाए जाते थे, जिन पर कितनी मात्रा में कितनी खुराक में पीना है उसको देखते ही इन्हें मितली यानी उल्टी वोमिटिंग होने लगती। कह रही कि मुझे आज भी लगता है कि अगर हम वो शनिवार को दवा ना पीते तो भी हम ठीक ही रहते, सेहत यानी स्वास्थ्य हमारा ठीक रहता, लेकिन उस समय हमें माता पिता पिलाते थे। तो ये कह रही मैं बताऊंगी तुम्हें कि हमारे तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यानी क्या क्या बदलाव आ चुके हैं। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ यानी जो बचपन के शौक़ थे वो भी बदल गए हैं। किन किन चीज़ों में हम रुचि रखते थे। उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ग्रामोफोन एक पुराने ज़माने में बाजा होता था जो बजाया जाता था, उसके बाद फिर रेडियो आया और बाद में टेलीविज़न आया। हमारे बचपन में कुल्फ़ी थी जो मटकों में बेची जाती थी, अब वो आइसक्रीम मिलती है। पहले कचौड़ी समोसे ज़्यादा मिलते थे, अब हम पैटीज़ खाते हैं। शहतूत और फालसे के खसखस के शरबत मिलते थे, अब लेकिन कोक और पेप्सी यानी कोका कोला और पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं। उन दिनों कोक नहीं मिलती थी, लेमनेड और विम्टो नाम के ड्रिंक्स मिलते थे। शिमला और नई दिल्ली में जो बच्चे बड़े हुए हैं बड़े शहरों में, उनको वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री खाने में मज़ा आता था। बड़े शहरों में ये मिलती थी। और इन भाई बहनों को शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने के लिए कहा जाता था। ब्राउन ब्रेड यानी जो आटे से बनती, जिसमें मैदा कम होता है, अच्छी होती है स्वास्थ्य के लिए। इनका घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, पहाड़ी इलाका था, तो थोड़ी सी चढ़ाई करके और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहाँ से उतरते उतरते मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट मिलती थी। कन्फेक्शनरी जहाँ पे सारे बेकरी के आइटम्स मिलते हैं। हफ्ते में इनको एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट मिलती थी। सबसे ज़्यादा चॉकलेट टॉफ़ी इन्हीं के पास स्टॉक रहती थी, इकट्ठा रहती थी। लेकिन ये कभी चॉकलेट्स लेकर वहीं खड़े खड़े नहीं खाती थी। घर लौटकर साइड बोर्ड यानी जो दीवार में एक साइड में कुछ रखने के लिए बनाया जाता है, उसे साइड बोर्ड कहते हैं, वहाँ पे रख देती थी और रात में बिस्तर में मज़े से खाती थी। शिमला के काफल भी याद आते हैं, बहुत ही अच्छे खट्टे मीठे फल होते थे, कुछ लाल गुलाबी रस भरी कस्मल, ये सब सोच के खट्टी मीठी इनके मुंह में पानी भर आता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और छिलके उतार कर मुँह में, मूंगफलियाँ मज़े से खाती थी। चना, उसको भुने हुए चनों को और अनारदाने का चूर्ण मिलाकर बेचा जाता था, इस तरह से मज़ा आता था। और वो एक आइसक्रीम की कोन जैसी कागज़ की पुड़िया बनाते थे लपेटते लपेटते। और उस समय एक फिल्म में गाना भी चला था कि चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम। ये उन दिनों हर स्कूल के बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज नमक मसाला बुरकवाते यानी छिड़कवाते। पूरा गिरजाघर घूमते समय मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती रहती। एक एक करके वो चना पापड़ी को खाते और मज़ा उठाते। छुटपन में हमने शिमला रिज पे बड़े मज़े किए। छुटपन का मतलब बचपन। शिमला रिज एक जगह है जहाँ पे बच्चों को घोड़ों की सवारी करने का मौका मिलता है। यानी शिमला का हर बच्चा कभी न कभी ये मज़ा उठाता था।
लेकिन हम घोड़ों को अपने से कम ही समझते थे, उन पे हंसते थे। हालांकि हमारे ननिहाल में घोड़े बहुत ही हष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे, उनकी बात बाद में बताऊंगी। ननिहाल का मतलब नानी का घर। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़ था, ऊंचा चर्च था। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी आवाज़ सुनाई देती। ऐसा लगता प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं, ईसा मसीह हमें संदेश दे रहे हैं, ऐसा लगता। और सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, सूरज ढल रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पे फैल रही हैं। दूर दूर तक पहाड़ फैले हुए हैं और उन पर शाम का गहरापन छाने लगा और देखते देखते बत्तियां जो हैं वो टिमटिमाने लगी। शिमला रिज पर रौनक छा गई, माल की दुकानों में चमक बढ़ गई, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से शोर उभरने लगा। कोलाहल मतलब शोर शराबा। तो कह रही कि सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना था और उसकी पटरियां, उस पर छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक लाल टीन की छत वाला स्टेशन, सामने सिग्नल देता खंबा और थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। हमारी पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें बाहर देखने के लिए दौड़ते। उन्हें लगता है कि एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैला के, ये देखो, और वो गायब हो गया। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी की मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे नहीं भूलती। ये वो दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो लिखिएगा, कह रही शुरू में चश्मा लगाना मुझे बड़ा अटपटा लगा। देखिए इनके आँखों पे चश्मा लगा हुआ है, छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते, कहते हैं आँखों में कुछ तकलीफ है इस उम्र में? ऐनक, ऐनक का मतलब चश्मा। दूध पिया करो। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था, वो मैं लोगों को बता देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। हालांकि डॉक्टर साहब ने पूरा भरोसा दिया था, आश्वासन का मतलब भरोसा दिलाया था कि चश्मा उतर जाएगा, लेकिन वो तो अभी तक नहीं उतरा, बस नंबर ही थोड़ा बहुत कम होता रहा। हालांकि मुझे लगता मैं ही इसके जिम्मेवार हूँ, मेरी ही जिम्मेदारी है। जब आप दिन की रोशनी को छोड़ के रात में टेबल लैंप के सामने देर तक काम करेंगे तो क्या होगा। हाँ, जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसा लग रही है। आँख पे चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। वो चिढ़ाते थे कि ये लंगूर जैसी लग रही है। मैं खींच गई यानी गुस्सा आ गया कि मुझ पे क्यों दोहराया जा रहा है, लेकिन शेर मुझको बुरा न लगा। शेर का मतलब यहाँ पे उर्दू की कविता से है। उर्दू में जब कविता लिखते हैं तो उसे शेर कहते हैं, जैसे हिंदी में दोहा होता है। जब वो चाय पी के चले गए तो मैंने कमरे में जाके आईने के सामने देखा, शीशे के सामने खड़े होकर कई बार देखा। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, मुझे याद आया, नहीं, हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठा के सिर पे रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी लगा, मजाकिया भी लगा। तब की बात थी, अब तो चश्मा चेहरे के साथ घुल मिल गया है। अगर कभी उतार दूँ तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वो टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की टोपी जमा की हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। हिमाचली टोपियाँ बहुत प्रसिद्ध होती हैं, गोल होती हैं, रंगीन। तो इस तरह से इन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया। तो ये पाठ पूरा हो गया। अब इसके प्रश्नोत्तर हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।